बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत के जंगी जुनून और तैयारियों के हवाले से एक बड़ी तशवीशनाक और ख़तरनाक ख़बर है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। ये डेवलपमेंट क्या है? भारत का एक वफ़द जो शशि थरूर एंड अदर्स की सरबराही में मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा कर रहा है। 33 ममालिक हैं। उनको किस तरह कामयाबी मिल रही है या उसके साथ क्या हो रहा है, हम इस पर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सफारती जो मिशन है या सफारती जो वफ़द है वो न्यूयॉर्क पहुंच गया है और इस दौरे की तफसीलात क्या होंगी, पाकिस्तान के का बयानिया क्या होगा, बिलावल भुट्टो वहाँ पर क्या करेंगे और बाकी जो वफ़द में शामिल लोग हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के हवाले से एक बड़ी कामयाबी मिली है चीन की वजह से। और अब देखना यह है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत अगर पाकिस्तान तस्लीम करता है तो आगे के जो हालात हैं या जो मसाइल हमारे अफ़गानिस्तान के साथ हैं वो किस तरह हम उनको सुलझा पाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं, उन्होंने यहाँ ईद गुजारनी है। उनकी मसरूफियात क्या होंगी, इस हवाले से भी बात इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं इस बड़ी ख़बर की तरफ कि एक सेलागोरी कॉरिडोर है जो भारत के साउथ ईस्ट में यानी शमाल मशरक़ में वाक़ है। वहाँ ये बांग्लादेश की सरहद है। इस सरहद के नज़दीक जो रास्ता है भारत का वो बांग्लादेश से होकर 7 ऐसी रियासतें हैं जहाँ तक भारत को एक्सेस हासिल है, यानी कि इसी रास्ते से अपनी 7 रियासतों को में वो जा सकता है, उसकी इरादारी है। भारत ने वहाँ पर अपने जितने भी मिज़ाइल हैं या एंटी मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम है वहाँ आकर नस्ब कर दिया है और ऐसा लगता है जैसे कि भारत ढाका पार या बांग्लादेश के ऊपर कोई हमला कर सकता है। भारत की तैयारियां जो है वो मुकम्मल है। अब पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, पाकिस्तान ने तो अपने डिफेंस के अतबार से भारत को एक तरह की शिकस्त दी है और पहले ये नहीं मानते थे कि उनके कोई जहाज़ गिरे हैं, लेकिन अब चूँकि भारत के अंदर ख़ुद जो भारतीय हुक्मरान हैं वो मान रहे हैं कि हमारे 5 त्यारे जंगी त्यारे राफेल समेत पाकिस्तान ने गिराए हैं, शूट किए हैं, मार गिराए हैं। सेम टाइम भारत को अब ढाका से या चीन से ख़तरा फौरी तौर पर वो अब समझता है कि उससे ख़तरा लाहक हो गया है। अब दूसरी तरफ चीन को अगर देखें तो चीन की जंगी मशकें हाल ही में भारत की सरहद पर हुई हैं और वहाँ पर कुछ नाम बदली करने के हवाले से भी चीन के साथ पहले से एक बड़ा कन्फ्लिक्ट चीन का और भारत का चल रहा है। तो अब भारत की नज़रें एक तरफ तो चीन की तरफ है, दूसरी तरफ ढाका की तरफ है। अब एक सिनारियो और है कि भारत को ये बात हज़म नहीं हो रही है, चूँकि हसीना वाजद की जब हुकूमत थी तो भारत एक तरह का बांग्लादेश उसके लिए एक मिनी स्टेट थी, अपनी एक मुल्क का हिस्सा समझा जाता था। लेकिन जब हसीना वाजद का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद वो भारत चली गई तो उस हुकूमत के जो सरबराह अभी बांग्लादेश के हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनके आने के बाद भारत के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हो गए और फिर अब ये हो रहा है वहाँ पर कि जो मोहम्मद यूनुस के ताल्लुकात या बांग्लादेश के ताल्लुकात हैं वो बड़े खुशगवार पाकिस्तान के साथ भी इस्तवार हो चुके हैं और पाकिस्तान का अमल दखल भी बढ़ गया है बांग्लादेश के अंदर। और चीन ने एक तरफ बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है और फिर अफ़गानिस्तान उसमें शामिल हो गया है। और जब मैं अफ़गानिस्तान की बात करता हूँ तो अफ़गानिस्तान का सफारतखाना बीजिंग में खुल गया है, वहाँ पर फुल टाइम सफ़ीर आ गया। और हमारे जो वज़ीर ख़ारजा चीन के अंदर गए थे साग डार साहब, तो चीन ने
तालिबान के साथ हमारी जो हमारे वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकात कराई और मामलात सेटल हुए, और फिर तालिबान के एक कमांडर ने यह कहा कि पाकिस्तान में चूँकि जो फसाद करेगा, जो जहाद करेगा, वो फसाद के ज़ुमरे में आता है, चूँकि वो इस्लामी मुल्क है। तो एक तरह की हमारी जो पाकिस्तान का जो बयानिया था वो यही था, या तालिबान के साथ जो मसाइल थे वो यही थे कि तालिबान के होते हुए जो पाकिस्तान के यानी कि वहाँ तालिबान इन प्लेस करने में पाकिस्तान का किरदार है, वहाँ से पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दाना हमले होते थे। तो कमांडर का उसका ये बयान या ये फतवा, और उसके बाद पाकिस्तान ने अपना सफारतखाना यानी फुल टाइम सफ़ीर खोलने के लिए यानी अपॉइंटमेंट करने के लिए या बुलवाने का फ़ैसला किया। चूँकि जब सफारत खाने में कायम कम सफ़ीर होता है तो इसका मतलब यह है कि उस हुकूमत को आप तस्लीम नहीं करते, या आपके ताल्लुकात फुल्ली तौर पर इंडोर्स नहीं है, या उस मुल्क के साथ बायमी ताल्लुकात या उस हुकूमत के साथ बायमी ताल्लुकात आपके ठीक नहीं है, तो कायम काम सफ़ीर होता है। लेकिन जब आप फुल टाइम सफ़ीर वहाँ अपॉइंट करते हैं तो इसका मतलब है कि उस हुकूमत के साथ यानी आपके ताल्लुकात पूरी तरह इंटैक्ट हो गए, बहाल हो गए। तो चीन वो पहला मुल्क था जिसने अफ़गानिस्तान का सफारत खाना यानी सफ़ीर बुलाया और अपना सफारत खाना काबुल में खोला। पाकिस्तान भी सेम चीज़ यही कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि तालिबान की जो हुकूमत है इसको पाकिस्तान भी तस्लीम कर सकता है, और फिर दूसरी तरफ चीन ने तो तस्लीम कर लिया है। तो ये जो आप समझ लें 4 मुल्कों का जो एक जगह जमा होना और मुस्तकबिल के सिनेरियो में एक दूसरे के साथ चलना, पोजीशन इस वक्त बनी है इस खित्ते की, वो भारत के लिए बड़ी परेशानी का बायस है। अब आते हैं शशि थरूर या भारत का वो वफद जो 33 ममालिक का दौरा कर रहा है। भारत को किसी तौर पर भी सफारती सतह पर जितने भी ममालिक में ये गया है ये वफद, उनको कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। भारत का जंग से पहले, अटैक करने से पहले जो बयानिया था, उनके पास कोई सबूत नहीं था कि पहलगाम का हमला पाकिस्तान ने करवाया था। उसके बाद जब जंग हो गई, यानी उन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया या जारियत की, इंटरनेशनल बॉर्डर की, लाइन ऑफ कंट्रोल की, तो कश्मीरियों की तो हमेशा वो वायलेशन करता है, लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन हुई और 3 दिन तक यानी 7 से 6 और 10 के दरमियान वो ये वायलेशन करता रहा। पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब दिया। तो दुनिया को ये समझाने में, ये शवाहिद पेश करने में या मुतमईन करने में भारत नाकाम रहा है कि एक तो वो जो दहशतगर्दी के एविडेंस है वो नहीं पेश कर सका, और दूसरा हमला करना पाकिस्तान के ऊपर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, चूँकि इसके अंदर सिविलियन भी मारे गए हैं और इंटरनेशनल बॉर्डर की एक तरह की वायलेशन हुई है। तो इस वजह से भारत को का जो वफद दुनिया के बाकी ममालिक का दौरा कर रहा है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, इंडस वाटर ट्रीटी ख़त्म करने की धमकी दे रहा है, उस पर अपने तहफ़्ज़ात बयान कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी। इसकी वजह क्या है कि 9 जून से 13 जून तक जो इजलास हो रहा है, यानी पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में था, फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। अब 9 से 13 जून तक एक इजलास हो रहा है। भारत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान उस ग्रे लिस्ट में चला जाए और पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगें, लेकिन इस हवाले से कोई कामयाबी उसको नहीं मिल रही है। एक और इससे जुड़ी हुई खबर जो है, अगर डॉट हम मिलाते हैं या हम कोशिश करते हैं, तो ये मुझे नज़र आती है कि चूँकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो भारत के इस हमले के ख़िलाफ़ थी। चूँकि जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो तो वहाँ पर दुनिया में उन्होंने ऐलान किया है कि हम अमन चाहते हैं। तो भारत और इसराइल ने मिलकर पाकिस्तान पर हमला कर दिया, तो इसको वहाँ ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से कोई पेशराई नहीं मिली। हाँ, अलबत्ता जब पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया और इंडिया का नुकसान हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गए, जैसे भारतीय कहते हैं, और उन्होंने इवन देन वन फर्दर जो उनकी यानी भारत की दुम पर पाँव रखा,
वो मसला कश्मीर के हवाले से बात करके मसला कश्मीर को हाईलाइट किया, ये बात हाज़म नहीं हो रही है। जो वाशिंगटन में हमारे दोस्त हैं, सरदार ज़रीफ़ साहब हैं, बाकी सरदार ज़ुबैर साहब हैं, ये इन दोस्तों ने वहाँ पर थैंक यू यानी डोनाल्ड ट्रंप, चूँकि ये लोग वहाँ पर कंपेन करते रहे वाशिंगटन के अंदर या अमेरिका के अंदर, जावेद राठौर साहब हैं, बाकी जो दोस्त हैं न्यूयॉर्क में मुख्तार साहब हैं, इसके अलावा प्रोफेसर रफ़ीक भट्टी साहब हैं, चौधरी औरंगज़ेब साहब हैं, ये जितने भी हमारे दोस्त हैं या दिगर रियासतों के अंदर रहते हैं, ये हमेशा वाशिंगटन न्यूयॉर्क में जाकर कश्मीर के हवाले से मुज़ाहरे करते हैं। तो इन दोस्तों ने इस दफ़े ये किया कि थैंक यू डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वहाँ पर एक डिजिटल कैंपेन भी चलाई और कुछ इन्होंने वहाँ पर बैनर्स वगैरह भी वाइट हाउस के बाहर जो है अवज़ा किए। तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। अब आपको ये बताऊं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो दौरा है, इसमें वो न्यूयॉर्क में यानी 2 जून से वो मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। इसमें 5 जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उनसे उन्होंने मुलाकातें करनी है, एतमाद में लेना है इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर भारत के हवाले से, और उसके बाद जो बाकी 14 ममालिक हैं उनके नुमाइंदों से भी, उनकी के जो यानी नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। ये वफ़द अमेरिका के बाद ये ब्रसल आएगा, जो यूरोपियन ममालिक की जो यूनियन है उसका हेड क्वार्टर है, वहाँ पर आएगा। वहाँ से फिर ये लंदन भी आएगा और सुना है फ्रांस भी जाएगा। बात करें यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से, तो इस वफ़द के अंदर जो लोग शामिल हैं उसमें सेक्रेटरी साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं या साबिक़ सफ़ीर हैं, ये अब्बास जिलानी साहब हैं, इना रब्बानी खार हैं, शीर रहमान हैं, मुसद्दक मलक हैं, वगैरह वगैरह। अगर बिलावल भुट्टो ने इसको ऐड करना है तो ये जो सफारतकार हैं, जो मंजे हुए सफारतकार हैं, जैसे अब्बास जिलानी साहब हैं, इना रब्बानी खार हैं, ये या शीर रहमान है, इनका किरदार मुझे नहीं समझ आता कि क्या होगा। और फिर अगर इस वफ़द में अगर आपने लेके जाना था वफ़द को, तो इसमें कम अज़ कम मुशाहिद हुसैन सैयद को डालते, फिर मलिया लोधी मेरे ख्याल में अमेरिका में है, आप उनको भी शामिल करते। फिर अगर आप दुनिया को जाकर बताना चाहते हैं कि हमारी मदद करें हम बड़े, तो आपसे सवाल होगा कि आपके वफ़द के अंदर अपोजिशन का कोई लीडर इसमें शामिल नहीं है। आप तो जो पार्टियाँ हुकूमत में वो तो आ गई हैं, लेकिन अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ है, और उसमें मजे हुए जो सफारतकार हैं या साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी या कोई दूसरा उसमें डालते तो आपकी वेटेज ज़्यादा होती। उसके अलावा एक और ख़बर जो मैं बांग्लादेश के हवाले से आपको बताना भूल गया, बांग्लादेश की हुकूमत ने एक बड़ा अहम काम किया है। जो उसकी करेंसी है उसके ऊपर से शेख मुजीबुर रहमान जो उनके बानी हैं के यानी आइकॉन थे, तो जो करेंसी है उसके ऊपर उनकी तस्वीर होती थी। अब बांग्लादेश की हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने फ़ैसला किया है कि करेंसी के ऊपर से शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर है वो हटाई जाएगी और उसकी बदले में जो वहाँ की सकाफ़त है, कल्चर है, या वो उसकी तस्वीर जो है वो उसके ऊपर शाया की जाएगी। यानी नोटों के ऊपर जो टका है उसके ऊपर वो शेख मुजीब के बजाय वहाँ की सकाफ़त के हवाले से तस्वीरें जो है वो शाया हो जाएंगी, और शेख मुजीब की वो जो तस्वीर है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि भारत को बांग्लादेश ने या हसीना वाजद ने इलाके दे दिए हैं बांग्लादेश के, और वो उसको एक कॉलोनी बना दिया था। आखिरी खबर, मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन में, उनसे जब पूछा गया कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, तो उन्होंने कहा हाँ जंग तो जीती है, लेकिन मुस्लिम लीग की हुकूमत जो है वो तरक्की कर रही है, और जो पिछली हुकूमत थी उसने मुल्क के हालात बड़े ख़राब कर दिए थे। तो इस तरह की बातें हैं। बहरहाल पाकिस्तान में आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। वो अपने दिल की बात खुल कर नहीं सकते हैं कि एक तरफ भाई की हुकूमत है, एक तरफ बेटी की हुकूमत है, लेकिन उनके दिल के अंदर जो ग्रजेस हैं, इलेक्शन से पहले वो जो चीज़ें कहते रहे हैं, लंदन में कहते रहे, या 2017 में उनको जब इक़्तिदार से अलग कर दिया गया, तो उनके जहन के अंदर जो कुछ है, या जीटी रोड का वो मार्च है, वो सारी चीज़ें उनके
के अंदर मौजूद हैं और उनके दिल के अंदर मौजूद है, दिमाग में भी मौजूद है, याददाश्त ताज़ा है। तो ज़ख्मी तो है। और अगर शहबाज शरीफ के बजाय अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत में होते तो इस वक्त जो कंप्लीट सरेंडर किया है मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, और तारीफ़ें ज़्यादा करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की और काम करते हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ होते तो कम से कम ये सिचुएशन मेरे ख्याल में नहीं होती। बहरहाल आप इसके ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, या सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट्स के खाने में आप लिख सकते हैं कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। और फिर सियालकोट का इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन था, और वहाँ पर जो धांधली हुई है उसके इमेजेस हमने देखे। तो ये फिर एक दफ़ा क्या बताता है कि यहाँ आयन कानून की हुक्मरानी के बजाय हम बैक डार्क एजिज़ या पत्थर के ज़माने में जा रहे हैं। आवाम की आवाज़ को ना दबाएं। ये थोड़ा सा जो जमहूरी चेहरा है इसको रहने दें। चूँकि जमहूरियत जो है वो आवाम की वजह से होती है, और आवाम मैं और आप हैं, और हमारी राय एहतराम का कोई 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 उसको पूछेगा नहीं, कोई उसका कोई अहमियत नहीं देगा, तो मुल्क इस तरह तरक्की नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर आपने पहले नहीं किया, शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें। मिलते हैं एक और नए वीलॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।